हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था तो लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेगा और इस वर्ष आपको पूरे चैप्टर के क्रम से पूरे वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। ये चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। हम छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। जैसे आज यहां पर हम पढ़ेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण। जैसे द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण होता है, रासायनिक वर्गीकरण होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं केमिस्ट्री का, इसलिए जो बच्चा पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको तभी समझ में आगे चलकर आएगा जब आप छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से और हाँ प्रॉपर रूप से आप नोट्स बनाते चलें। या कि इसी नोट्स को लेना है तो आपका एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है बच्चों, बाकी प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9685299149 9685292949। तो चलिए शुरू करें। द्रव्य किसे कहते हैं या पदार्थ। द्रव्य का दूसरा नाम है पदार्थ, मैटर। अब यहां पर कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि द्रव और द्रव्य एक ही है, ऐसा नहीं। जो द्रव्य होता है, द्रव्य को ऐसा लिखा जाएगा, ये द्रव्य का दूसरा नाम है पदार्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, पदार्थ। और द्रव जो है इसकी एक अवस्था है, इसकी एक अवस्था है। भौतिक वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं कि द्रव्य के 3 भाग हैं, द्रव, ठोस और गैस, मतलब ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। हमेशा बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि द्रव्य और द्रव वही है, ऐसा नहीं। द्रव्य यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, विलयन भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है। दुनिया का कुछ भी वस्तु जो आपको दिखाई दे जाए, मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज हमें दिखाई दे गया वो आपका एक द्रव्य है, वो एक वस्तु, चाहे जंतु हो चाहे जीव हो, कुछ भी चीजें हैं वो द्रव्य से मिलकर बना हुआ है और ऊर्जा से मिलकर बना रहता है। तो द्रव्य का तात्पर्य एक पदार्थ है जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और कोई भी पदार्थ होगा उसमें निश्चित द्रव्यमान होगी और वो स्थान घेरेगा, तो आपका द्रव्य कहला जाता है, जिसे इंग्लिश में हम मैटर के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि द्रव्य क्या है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ है। और ऐसा पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है और वो वस्तु स्थान घेरता है। क्या करता बच्चों, स्थान घेरता है और उसमें एक निश्चित द्रव्यमान होती है, एक निश्चित द्रव्यमान होती है। साथ में इसे हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अब कहोगे सर इंद्रियों का मतलब क्या हो गया। इंद्रिय मतलब जैसे त्वचा के माध्यम से आंख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। ये इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है, जीभ। तो ये आपके इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से उनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो द्रव्य या मैटर जिसे पदार्थ के नाम से जानते हैं, तो कोई भी वस्तु हो सकती है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है तथा जिससे हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों, द्रव्य। तो द्रव्य की परिभाषा क्लियर है, ऐसी कोई भी वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे आप पेन देख रहे हैं बच्चों, तो ये पेन क्या है, पेन क्या है आपका, ये द्रव्य है, ठीक है। आप कांच, पेपर, प्लास्टिक, ठीक है, कुछ भी चीजें आपको दिख जाए वो सब कुछ क्या है, ये आपका स्केच दिख गया, ठीक है। मैं आपको कह दूं मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये आपको कहिए भैया वायरलेस माइक है, तो ये भी आपका क्या है, द्रव्य है। मतलब दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जैसे इसको मैं रखूंगा तो ये स्थान घेर लेगा, इसका भी वजन होगा 10-20 ग्राम, ठीक है। तो इसमें एक वजन है, यानी एक द्रव्यमान है, और इसे हम देख भी सकते हैं, हाथ से छू भी सकते हैं। तो अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो आपका द्रव्य कहला जाता है। द्रव्य के वर्गीकरण की बात करेंगे बच्चों, तो 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। दोनों का वर्गीकरण में प्रकार भी अलग अलग हैं।
साथ में यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा। द्रव्य या पदार्थ को हम देख सकते हैं लेकिन ऊर्जा को नहीं देख सकते। यह ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि के रूप में होता है। तो ये नोट करना, नहीं तो कुछ लोग कह दें कि भाई साहब ये ऊष्मा भी एक द्रव्य है, तो हम ऊष्मा को अनुभव नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई साहब ये जो आपका ऊष्मा है वो द्रव्य नहीं कह सकते, एक प्रकार से ये ऊर्जा का रूप है। प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब ऊर्जा के रूप है। ठीक, तो चलिए वर्गीकरण में बात करते हैं बच्चों। वर्गीकरण में द्रव्य की जब हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब इनमें भौतिक अवस्था के आधार पर इसको बांटते हैं, भौतिक अवस्था। और जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है ये दो द्रव्य, दो पदार्थों के मिश्रण के आधार पर, जैसे समांगी पदार्थ और विषमांगी, इसके भी दो भाग हैं। जैसे आप जब पढ़ोगे रासायनिक वर्गीकरण तो पदार्थों के मिश्रण, निसंगठन के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जो भौतिक वर्गीकरण है ये भौतिक अवस्था के आधार पर इसको बांटते हैं। ये जो भौतिक वर्गीकरण होता है बच्चों वो तीन प्रकार से होता है, यानी इसके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार कौन कौन से? ठोस, दूसरा आपका द्रव और तीसरा आपका गैस। अब इनकी परिभाषा आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं और पहले पुराने एनसीईआरटी 11th क्लास में ही था, चैप्टर 5 में पदार्थ की अवस्थाएं, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में वो हट गया है। तो यदि मैं बात करूं इनके गुण की, भौतिक गुण में, तो आकार और आयतन, जो ठोस होता है आकार और आयतन इन दो का दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन, आयतन दोनों के दोनों बच्चों निश्चित होते हैं, यानी ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ये मेन इसकी परिभाषा है, मेन परिभाषा है बच्चों, मेन परिभाषा कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होगा, यानी ऐसा वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा वो आपका ठोस कहलाएगा। और इनके जो अणु परमाणु हैं, मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है, इनके अणुओं के बीच जो बल है एकदम प्रबल होता है, तो वो आपका ठोस कहलाता है। अब यहां पर मैं परिभाषा दिखाऊंगा नहीं, जिस बच्चे से नहीं बन रहा है वो समझे, और जिससे बन रहा है थोड़ा सा उसे स्किप भी कर सकता है, और जिससे बिल्कुल भी नहीं बन रहा तो वो लिख जरूर ले कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसका आकार आयतन निश्चित हो, साथ में उनके बीच जो आकर्षण बल है प्रबल है, तो आपका ठोस कहलाता है। अब जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं बच्चों, द्रव्यमान की, इसका आकार और आयतन में क्या परिवर्तन होगा? इसका आयतन निश्चित रहेगा, आयतन, लेकिन आप लोग पानी ही देख लो, आयतन निश्चित है, आयतन क्या है? निश्चित है, लेकिन आप पानी ही देख लो, पानी को आप जिस पात्र में रखोगे वही आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए आकार निश्चित नहीं है, आकार अनिश्चित। आकार क्या है बच्चों? अनिश्चित। हम थोड़ा शॉर्टकट समझा रहे हैं क्योंकि अब इसको डिटेल्स में यदि हम आपको लिखाएंगे तो कम से कम 7-8 गुण के आधार पर इनको बांटा गया है, तो वो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अभी ये समझना ठोस, द्रव, गैस। वैसे ठोस तो ये आपका पेन ठोस ही दिख रहा है, द्रव पानी हो गया, गैस ऑक्सीजन होती है, सबको पता है, लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे? इसमें आकार आयतन दोनों निश्चित है, वो ठोस है। कोई भी वस्तु जिसमें आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, वो द्रव है। द्रव जैसे आप पानी का एग्जाम्पल दे ही सकते हो। इसके बाद गैस में क्या होगा? गैस में क्या होगा? आकार आयतन दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। मतलब आकार और आयतन, आकार भी और आयतन, आकार आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित। ठीक है, तो ठोस में दोनों निश्चित है लेकिन गैस में दोनों अनिश्चित है। द्रव में आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है, इसमें आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। तो ये आपके ठोस, द्रव, गैस के मुख्य रूप से परिभाषाएं हैं। अब यदि हम ठोस के अणुओं के बीच जो बल की बात करते हैं तो प्रबल आकर्षण, मतलब आकर्षण बल एकदम प्रबल रहता है, और गैस में आकर्षण, अणुओं के बीच दूरी ज्यादा होती है, आकर्षण बिल्कुल बहुत कम होता है। ठीक है, और द्रव में जो है आकर्षण बल, यानी द्रव के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस और गैस के बीच में होता है, मतलब ठोस से थोड़ा सा कम और गैस से थोड़ा सा अधिक होता है। थोड़ा और यदि इनके गुणों के बारे में बात करें, जैसे ठोस, द्रव, गैस में संपीड्यता की परिभाषा, संपीड्यता के आधार पर हम इसको समझाना चाहते हैं।
संपीड्यता के आधार पर। संपीड्यता का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी पदार्थ पर यदि हम बल लगा दें ऊपर से, तो ये यदि फैल जाए तो संपीड्य होता है। तो जब ठोस में जो अणु है प्रबल आकर्षण बल से बंधे हैं तो इनकी संपीड्यता थोड़ी सी कम होती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो असंपीड्य है एक प्रकार से। ये जो ठोस है इसको दबाओगे तो, पहले पत्थर को आप दबाओगे तो दृढ़ होता है, इसलिए इसको हम संपीड्यता नहीं कहेंगे, ये असंपीड्य है। लेकिन वहीं पे द्रव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं संपीड्यता का गुण पाया जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, देखिए इनके अणुओं का जो आकर्षण बल दुर्बल कब पाया जाएगा, जब उनके बीच रिक्त स्थान होगी। तो द्रव में आकर्षण बल कम है, यानी उनके बीच रिक्त स्थान है और उसमें थोड़ा संपीड्यता पाया जाएगा। लेकिन गैस तो आप गुब्बारे में हवा भर लेना, गैस भर लेना और दबाना, बिल्कुल अनियमित रूप से फैलेगा, तो ये सबसे ज्यादा संपीड्य होता है। और ठोस तो दृढ़ है, तो ये असंपीड्य है, फैल नहीं सकता। बहाव की बात करें तो क्या ठोस बह सकता है? बिल्कुल नहीं बहता। द्रव बहता है, गैस भी बहता है, तो ये इनके गुण हैं। विसरण की बात करें तो विसरण में क्या, ये जो ठोस है विसरण की क्रिया, विसरण मतलब अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहना। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं देखते हो, विसरण की क्रिया होती है, वो फैल जाता है। ठीक है, तो गैस में विसरण पाया जाता है, लेकिन थोड़ा ये जो द्रव में होता है गैस के अपेक्षा थोड़ा सा कम विसरण पाया जाता है। और यदि ठोस की बात करेंगे बच्चों, तो एक ठोस दूसरे ठोस में विसरित नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। मतलब ठोसों में विसरण की गुण तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये ठोस द्रव गैस के बारे में समझाना जरूरी था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये ठोस द्रव गैस तो आप क्लियर कर ही लिए होंगे द्रव्य के वर्गीकरण में, कि भौतिक वर्गीकरण 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण में बच्चों, तो रासायनिक वर्गीकरण में इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक समांगी पदार्थ और एक विसमांगी पदार्थ। अब ये समांगी और विसमांगी पदार्थ कब बनते हैं? जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है। समांगी पदार्थ, विसमांगी पदार्थ 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जैसे जल में पानी मिला रहता है। ठीक है, तो 2 पदार्थों को आपस में जब मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक विलयन। ध्यान रखिएगा, तो एक मिश्रण भी कहलाता है। तो जब आप मिश्रण पढ़ोगे तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण बनता है। लेकिन कभी कभी हम एक सिंगल तत्व को भी समांगी बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के संगठन से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन है तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। कॉपर है, आयरन है, लोहा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। लेकिन जब हम मिश्रण की बात कर लेते हैं कि जल में रेत मिला दिया, हम तो रेत देखा हमने कि जल में मिल ही नहीं रहा, वो अलग है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो पदार्थ बनाएगा वो विसमांगी पदार्थ होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी ये समझ में आएगा। समांगी पदार्थ का तात्पर्य यह है कि जिससे भी मिलकर वो बना हो, है ना, तो वो उनके जो गुण है वो समान हो, संगठन भी समान हो, एक रूप हो, तो आपका समांगी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। और जब विलयन की बात करते हैं, जैसे शक्कर को आप पानी में घोल दो तो शक्कर पानी में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो वो जो आपका एक प्रकार से मिश्रण या विलयन होगा वो समांगी विलयन ही कहलाएगा, और बनने वाला पदार्थ समांगी पदार्थ ही कहलाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों, कि मैंने कहा कि एक पात्र ले लिया और पात्र में मैंने भर दिया पानी। क्या भर दिया बच्चों? पानी। और पानी में मैंने मिला दिया क्या? पानी में मिला दिया शक्कर। शक्कर मिलाया, तो जब शक्कर मिलाया तो अच्छे तरीके से मिल गया, तो वो आपका समांगी कहलाया। लेकिन वहीं पे एक पात्र लिया और पात्र में बच्चों, जब पात्र में मैंने मिला दिया रेत, यहां पे मैंने क्या मिला दिया? रेत। इसमें मैंने मिला दिया रेत, तो क्या पानी में रेत मिलता है? नहीं मिलता, तब वो कहलाएगा विसमांगी। क्या कहलाएगा बच्चों? विसमांगी। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है, ये आपका समांगी है और ये आपका विसमांगी है। क्यों? क्योंकि ये पानी है, इसमें भी आपका H2O भरा है और इस दूसरे पात्र में भी H2O भरा है, लेकिन बच्चों इसमें हमने शक्कर मिलाया, हर जगह अच्छे तरीके से मिल गया, तो ये विलयन जो है एक पदार्थ समांगी पदार्थ यानी समांगी मिश्रण है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये विसमांगी है। ठीक है, चीजें क्लियर है ना? अब कोई यदि सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट्स,
तो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, अलग अलग संगठन से मिलकर नहीं बना है, तो वो समांगी पदार्थ ही कहलाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर। और विषमांगी भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा मिश्रण जिनका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं रहता। हमने कहा कि रेत मिलाया, रेत जाकर के नीचे जाकर बैठ गया, तो फिर आपका वो विषमांगी मिश्रण हो गया। धुएं में कार्बन और वायु का मिश्रण अच्छे तरीके से नहीं मिला रहता है, इसलिए धुआं काला दिखाई देता है। ऐसे गन पाउडर में कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे एक वायु का आप एग्जांपल ले लो और वायु में जल बाष्प मिला दो। वायु का उदाहरण ले लो, वायु में जल बाष्प, यानी कहने का मतलब जल के छोटे छोटे कण, तो आपका विषमांगी हो जाएगा। लेकिन कई गैसों को आपस में मिला दो, तो जब गैस गैस मिलते हैं तो समांगी मिश्रण बनाते हैं, समरूप मिश्रण बनाते हैं। तो ये समांगी और विषमांगी कुल मिलाकर के ये फैक्ट में समझाने की कोशिश किया कि समांगी का मतलब अच्छे तरीके से मिल जाए, समान रूप से मिल जाए, सूक्ष्मदर्शी से भी उसे देखे तो ना समझ में आए। और विषमांगी मतलब थोड़ा बहुत यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वो आपका विषमांगी में जो कण है वो दिखाई दे जाए। वैसे आपको मैंने जैसे एग्जांपल बताया तो बुक में ये भी आपका विषमांगी ही नजर आएगा, पर समझाने के लिए मैंने इसका उदाहरण लिया कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए कि शक्कर मिलाते तो वास्तव में मिल जाता, रेत मिलाते तो नहीं मिलता। एक उदाहरण के तौर पर समझाया, ठीक है। बाकी तो वास्तविकता उदाहरण यहां पे मैं आपको पेश करूंगा, भाई ये दे लो, ठीक है। समांगी पदार्थ जैसे एग्जाम्पल हो गया कापर, हाइड्रोजन, लवण, जल। मैं इसीलिए प्रॉपर रूप से आपको दिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके और बेहतरीन आप तैयारी कर सके। ऐसे पदार्थ जिनका संगठन एवं गुण सभी अवस्था में पूर्ण रूप से समरूप होते हैं समांगी पदार्थ कहलाते हैं। इनके कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जा सकते। एग्जाम्पल के रूप में सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, कापर, हाइड्रोजन, लवण आदि, जल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। विषमांगी पदार्थ ऐसे मिश्रण जिनका संगठन समान रूप से वितरित नहीं रहता। जैसे देख लो नमक एवं शक्कर का मिश्रण है, नमक और शक्कर मिला दें तो ये थोड़ा सा उतना अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, लेकिन इसी नमक और शक्कर को पानी में मिलाओ तो वो अच्छे तरीके से मिल जाता है। आयरन, सल्फर एवं नमक का मिश्रण, दूध आदि विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा शुद्ध पदार्थ की भी परिभाषा आप लोग समझो, फिर शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण को हम आगे चलकर समझाएंगे आपको कि शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण में इसको बांटते हैं हम, तत्व में बांटते हैं, यौगिक में बांटते हैं और मिश्रण में बांटते हैं। तत्वों के वर्गीकरण भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि धातु, अधातु और उपधातु में हम बांटते हैं तत्वों को। धातु अधातु के बारे में अगले लेक्चर में ही हम कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही बच्चों। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्लियर है। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित या स्थिर होता है। शुद्ध पदार्थों के उनके अवयवों में साधारण भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हम शॉर्टकट में अगला लेक्चर का रूपरेखा दे रहे हैं। बाकी बच्चों आप लोग नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर देता हूं, मैं शिव सर हूं, 9685299149। व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम या हमारी टीम के द्वारा आपको वहां पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। हाँ, बिना काम के मैसेज जरूर ना करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।